देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने वो दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के 35 विधायक एक साथ गोल हो गए। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से बीजेपी को अचानक से 35 विधायकों का जोरदार तरीके का झटका लगा है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ जहां पर एसआईआर के बीच में योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान को लेकर नया विवाद उपज रहा है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे कैसे एक बार फिर से युवाओं से पंगे लेने की कोशिश कर रही थी बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार को युवाओं ने झुकाया है। दोस्तों इसी के साथ में एसआईआर को लेकर 12 अलग अलग अधिकारियों के द्वारा उठाए गए कुछ ऐसे कदम जिससे लेकर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, डिटेल में सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और महाराष्ट्र के अंदर शिंदे भी पूरी तरीके से बगावती झंडा उठाए हुए हैं और जब तक एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं छीनेंगे या फिर जब तक बीजेपी की सरकार को नहीं गिरा देंगे तब तक इसी तरीके से लगातार मोर्चा खोलते नजर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार की कम सीटें आने के बावजूद यानी 85 सीटें नीतीश कुमार को आई और 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई। दोस्तों जिसके कारण माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों इसके बावजूद बीजेपी ने कम सीटें आने पर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया और शिंदे को पता चल गया कि उसके साथ एक बड़ा धोखा हो गया है। शिंदे को कम सीटें आने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री मानने से मना कर दिया था। दोस्तों अब शिंदे की अकल खुली तो अब शिंदे ने अपने तरीके से विरोध को और ज्यादा तेज कर दिया है। महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों उसके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों शिवसेना यूबीटी ने बताया है कि शिंदे गुट की शिवसेना के कम से कम 35 विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज है, जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र में प्रकाशित इस दावे में बताया गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जोरदार तरीके की खलबली मचने वाली है। या तो शिंदे का साथ छोड़कर 35 विधायक बीजेपी में चले जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग होकर समर्थन वापस लेंगे। दोनों में से कुछ न कुछ होने वाला है और शिंदे गुट पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति में बनी पड़ी है। दोस्तों पहले अमित शाह से मुलाकात करने के लिए शिंदे दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से वापस लौटे तब भी कोई बातचीत नहीं बन पाई और अब शिंदे के विधायक एकजुट होकर या तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या फिर अपनी पुरानी पार्टी शिवसेना यूबीटी में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी अब लगातार पहुंचाएंगे क्योंकि लगभग 35 विधायकों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जो कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर कर सकता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर अचानक से बीजेपी से 35 विधायकों का समर्थन चला जाए दोस्तों तो अचानक से बीजेपी की सरकार अल्पमत से भी नीचे आ जाएगी और एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। जो भी जानकारी जो भी अपडेट इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार समेत 12 राज्यों के अंदर एसआईआर करवाया जा रहा है। दोस्तों पहले ही लोग एसआईआर की प्रक्रिया से परेशान हैं, जिस तरीके के डॉक्यूमेंट लाकर देने पड़ रहे हैं, जिस तरीके से बार बार बीएलओ हर घर का चक्कर लगा रहा है। दोस्तों लोगों से फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है, लोग अपने 2003 के एसआईआर की लिस्ट में नाम ढूंढने में भी काफी ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं। उनको ऐसे पीडीएफ में सर्च मारना पड़ रहा है जहां पर दूर दूर तक कोई भी नाम से सर्च नहीं किया जा सकता और इसीलिए लोग एक एक नाम पढ़ पढ़कर 2003 की लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे हैं। इन्हीं कारणों से लोगों में जबरदस्त तरीके की परेशानी है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। दोस्तों और अब योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद और ज्यादा उपज गया है। दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने अपने क्षेत्रों में छुपे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए बोला। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी तरीके की गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक समरसता को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने के साथ साथ पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी बोला है। यानी एसआईआर को लेकर लोग पहले से ही परेशान है। दोस्तों उसके बाद योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश दिया गया है प्रशासन के लोगों को कि हर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, यानी बांग्लादेशियों की पहचान करके उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अचानक से एसआईआर के बाद अगर ये फैसला उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ले रहे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा को लेकर सवाल खड़ा होता है। दोस्तों और कई सारे लोगों का यह मानना है कि एसआईआर एनआरसी से पहले की एक तैयारी है जिसका कई जगह पर विरोध चल रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की एसआईआर लागू होने से कहीं ना कहीं देश के अंदर लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गई है। दोस्तों उसके बाद अलग अलग जिलों के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाने का ये जो दावा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूजन और ज्यादा पैदा हो गई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला काफी गंभीर है। इस पर चुनाव आयोग को या तो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या एसआईआर करा के डिटेंशन सेंटर यानी घुसपैठियों को रखने की जगह बनाई जा रही है या फिर योगी आदित्यनाथ का यह अलग तरीके का बयान है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
विश्वविद्यालय के छात्रों की एक शिकायत को लेकर संघर्ष इतना ज्यादा आगे बढ़ गया दोस्तों कि पूरे राज्य भर के अंदर जोरदार तरीके का विरोध हुआ। कोशिश ये थी कि छात्रों को राजनीति से दूर किया जाए, लेकिन छात्र कहां मानने वाले थे। दरअसल दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब दिवस के मौके के दिन केंद्र सरकार ने चुपचाप एक अधिसूचना जारी करते हुए विश्वविद्यालय के 91 सदस्य वाले निर्वाचित सीनेट को 32 सदस्यों वाले मनोनीत सीनेट में तब्दील कर दिया। दोस्तों सीनेट से बनी विश्वविद्यालय की नीति लागू करने वाली संस्थान सिंडिकेट को भी पूरी तरीके से मनोनीत संस्थान के तौर पर तब्दील कर दिया गया। यानी पहले चुनकर लोग जाते थे संस्थान में और पंजाब यूनिवर्सिटी का काम करते थे, लेकिन अब उनको नॉमिनेटेड बना दिया गया। यानी अपने हिसाब से विश्वविद्यालय के लोग अपने लोगों को नियुक्त करके पंजाब यूनिवर्सिटी की व्यवस्था चलाने वाले थे दोस्तों। यानी पंजाब के छात्रों की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया गया था। जैसे ही ये खबर छात्रों को मिली दोस्तों, उनको अंदेशा पहले से भी था, लेकिन जब स्पष्टीकरण हो गया तो उसके बाद पूरे पंजाब भर के अंदर जोरदार तरीके का आंदोलन चला। पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट की व्यवस्था ही थी जिसकी वजह से इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पर किसी विचारधारा या फिर राजनीतिक दबाव का कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी मानसिकता के लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी में बिठाने की कोशिश करने के लिए ये नई तरीके की व्यवस्था लेकर आए थे दोस्तों, जिसमें अपने हिसाब से लोगों को मनोनीत करके भेजने की तैयारी चल रही थी। ये काम एकदम चुपचाप तरीके से किया गया, लोगों को इसकी खबर कानो कान नहीं मिली दोस्तों। और जब द ट्रिब्यून में इसकी जानकारी मिली, खबर छपी, तो पूरे पंजाब भर के अंदर जोरदार तरीके का हंगामा हुआ और हर जगह विरोध शुरू हो गया दोस्तों। विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे छात्रों को ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर मिला और इसके बाद आंदोलन में एक नई जान आ गई दोस्तों। पंजाब विश्वविद्यालय पूरे पंजाब के लिए सिर्फ एक विश्वविद्यालय भर नहीं है, बल्कि उनके लिए ये एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन भाजपा के लोग हर जगह भावनात्मक मुद्दों ने कोई ना कोई छेड़खानी करते रहते हैं दोस्तों। ये देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। 1857 में देश के सबसे पहले मद्रास, कोलकाता, बंबई विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। उसके बाद 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की आधारशिला लखनऊ के अंदर रखी गई थी। तब दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज और हिंदू कॉलेज तक इसी पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध थे। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय बना तो वे इससे जुड़ गए। ये देश का अकेला विश्वविद्यालय है जिसने विभाजन का दंश झेला है दोस्तों। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के लोगों के लिए इमोशन है, लेकिन कुछ लोग विचारधारा के चंगुल में पंजाब यूनिवर्सिटी को फंसाना चाहते थे और छात्रों की राजनीति खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब जोरदार तरीके का बवाल हुआ तो उसके बाद बीजेपी की केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा दोस्तों। यानी हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। अगर आप भी मानते हैं कि एक बार फिर से छात्रों के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई भारतीय जनता पार्टी, और यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं तानाशाही बीजेपी की पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं चलती है दोस्तों, एकदम वापस लौटा देती है जनता। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश भर के 12 राज्यों के अंदर एसआईआर के ऐलान के बीच में बीएलओ की मौत के मामले को लेकर खबरें एकदम पीड़ादायक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के 2 और तमिलनाडु के 1 बीएलओ की जान चली गई। उन पर एसआईआर का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने का जोरदार तरीके का दबाव बनाया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिन बीएलओ रमाकांत पांडे की मौत हुई है, उनकी पत्नी रेखा पांडे ने बताया कि उनके पति 4 रात से ठीक से सो नहीं पाए और हर रात फोन पर अधिकारी दबाव बनाते थे और सस्पेंशन की धमकी देते थे, यानी सस्पेंड करने की धमकियां ऊपर से अधिकारियों के द्वारा दी जा रही थी। वहीं पर दामोह के बीएलओ सीताराम गौंड ने भी अपनी जान दे दी दोस्तों। साथ ही शिक्षक के अनुसार उन्हें टारगेट पूरा नहीं करने पर धमकियां मिल रही थी। तमिलनाडु के बीएलओ जहिता ने एसआईआर का वर्कलोड बताते हुए अपनी जान दे दी। जहिता के पति के कारण सीनियर अधिकारी जहिता पर काम जल्दी करने और टारगेट पूरा करने का दबाव बना रहे थे। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और तमिलनाडु में बीएलओ की मौत से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि तकरीबन 12 राज्यों के अंदर एसआईआर के दौरान कई सारे बीएलओ ने अपनी जान ले ली है और ये मामला इतना गंभीर है कि लोग अपनी जान देने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण को एक एक करके इकट्ठा करके अब कहीं ना कहीं एक सबूत के तौर पर बीजेपी को एक्सपोज किया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों की जान चली जाए दोस्तों। बड़े बड़े अधिकारियों को तगड़े प्रेशर में दबाया जा रहा है जिसके कारण इस तरीके के हालात बने हुए हैं। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अगर आप ऑनलाइन एसआईआर में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, एसआईआर लिस्ट में नाम ऐड करवाना चाहते हैं, एनुमरेशन लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपको 2003 यानी पुराने एसआईआर की लिस्ट निकलवानी पड़ेगी और उसके बाद एक एक करके नाम को सर्च मारना पड़ेगा कि आपके पिता या माता जी का नाम उसमें है या नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों जो पीडीएफ 2003 के एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया है, उस पीडीएफ पर सर्च मारने के लिए कोई भी बटन नहीं है, यानी सर्च मारने का कोई इंतजाम नहीं है दोस्तों। डिजिटल इंडिया के नाम पर केवल ढकोसलेबाजी है दोस्तों। अगर
कोई ऐसा पीडीएफ जिसमें कई हजार लोगों के नाम है, सर्च मारने का तरीका नहीं पता तो लोग कितना टाइम बर्बाद करेंगे नाम ढूंढने के लिए। इसी से पता चलता है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर केवल आम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप भी एसआईआर और उसके प्रोसेस को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जरूरी है कि आप वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एसआईआर से जुड़ी सारी खामियां लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में एक ऐसा फैसला सामने आया है जहां पर डॉक्टर पर इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि वो अस्पताल के अंदर एमएलए के आने पर खड़ा नहीं हुआ। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जमकर फटकार लगा दी। दोस्तों हरियाणा के एक डॉक्टर पर सरकारी कार्रवाई पर हाईकोर्ट भी हैरान हो गया, नाराजगी जताई। दोस्तों यहाँ एक डॉक्टर को सरकार ने सिर्फ इसलिए शो कॉज नोटिस जारी किया था, कारण बताओ नोटिस जारी किया था क्योंकि वो एमएलए के सामने सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। इस मामले को सरकार ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य का व्यवहार बेहद असंवेदनशील और परेशान करने वाला है। कोर्ट ने हरियाणा के अधिकारियों को याचिकाकर्ता डॉक्टर की ओर से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम करने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने का निर्देश दिया और राज्य पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों यानी एक डॉक्टर को परेशान करना क्योंकि उसने सम्मान नहीं किया भाजपा के नेता का, मंत्री का, तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताकर ऐसी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के साथ अन्याय है। दोस्तों और अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी मिलती है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो बंगाल के अंदर एसआईआर करवा के ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों के नाम कटवा देंगे, यानी मतदाताओं के नाम कटवाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल के अंदर केवल वो मतदाता ज्यादा नजर आए जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में दोस्तों बीजेपी की तैयारियां एकदम उल्टा पड़ सकती है। कारण यह है कि मतुआ समुदाय के लोगों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है और बंगाल में मतुआ समुदाय के लोगों को बांग्लादेशी बताकर उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, 250 रुपए का सर्टिफिकेट। दोस्तों इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि इस फॉर्म में अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं मतुआ समुदाय के लोग प्रीवियस बांग्लादेश सिटीजन बताते हैं, यानी अभी भी अपने आप को बांग्लादेशी नागरिक बताते हैं। दोस्तों और कारण यह है कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है जिसके कारण मतुआ समुदाय के लोग भी इससे अच्छा खासा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर इस बार जो चुनाव होंगे वो काफी ज्यादा रोचक होगा क्योंकि एसआईआर तो बीजेपी लागू कर रही है लेकिन मतुआ समुदाय के लोग कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा हट जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो अपने आप को बांग्लादेशी मानते हैं और कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को भारत में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मतुआ समुदाय के लोग इस बार बीजेपी के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे क्योंकि उनको भी सबसे ज्यादा इस पूरे प्रकरण के बाद विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर साजिश के तहत उन विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के बहाने 50,000 से अधिक वोट काटने की तैयारी कर रही है। जहां 2024 में लोकसभा चुनाव में एसपी और इंडिया गठबंधन चुनाव जीता था। एसपी मुख्यालय में अपने पिता और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि यह जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर बड़ी तैयारी की है। उन्होंने आयोग से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के लिए थोड़ा और समय लिया जाना चाहिए, लंबा समय लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उस हिसाब से टाइम लेकर इत्मीनान से काम करना चाहिए। जल्दबाजी में जो दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ के ऊपर तमाम तरीके के प्रेशर बन रहे हैं, ये एकदम भी उचित नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, किसी भी तरीके से बीएलओ को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को विचार विमर्श करके आगे कदम उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ भी अगर इस तरीके से कदम उठाते रहे तो माहौल बनता रहेगा। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि उनका बेटा बिहार में सबसे ज्यादा सशक्त व्यक्ति है, यानी कुशवाहा समुदाय में उनको बहुत ज्यादा काबिल नेता कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने बेटे को ही मंत्री बना दिया। दोस्तों बिना किसी चुनाव जीते हुए सीधा मंत्री बना दिया गया। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के संस्कार भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे में आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऑफिस ज्वाइन करने के बाद कुछ पत्रकार उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया और कहा कि मेरा समय बर्बाद ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा जताया, उस पर खड़ा उतरना मेरा एक काम है। उन्होंने मुझे मंत्री बनाकर मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं विकास करना चाहता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उनको हड़का रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता थे दोस्तों जिनकी भाषा तो कम से कम सही थी, लेकिन उनका बेटा एकदम अहंकार में ही लिप्त नजर आता है। इससे पता चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री तो बना दिया लेकिन संस्कार
परिवार नहीं दे पाए थे। इसी कारण अब उपेंद्र कुशवाहा खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं, जो कभी परिवारवाद के खिलाफ जोरदार तरीके से बयानबाजी किया करते थे, आज उनका परिवारवाद ही खुलकर सबके सामने आ गया है। दो शब्द जरूर लिखा होता है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दोस्तों पार्टी हाईकमान ने रेणु काजी से 3 बार के कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों विनय कुमार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे, जिनका कार्यालय में स्वागत किया गया। उनका कार्यकाल मई 2025 को समाप्त हो चुका था, यानी प्रतिभा सिंह का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और अब एक नया नेतृत्व पार्टी को मिल चुका है। दोस्तों दलित समाज से आने वाले विनय कुमार को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि दलित समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और पार्टी मैसेज देना चाहती है दलित समाज के लोगों को। दोस्तों कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनाव विनय कुमार की अगुवाई में लड़ेगी, जिससे प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण के उभरने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति से ठीक पहले विनय कुमार ने डिप्टी स्पीकर के पोस्ट से अपना इस्तीफा दे दिया। विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दोस्तों देखते हैं विनय कुमार पार्टी को कैसे आगे लेकर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अमूमन सरकार रिपीट कर पाना काफी मुश्किल काम होता है। इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपनी सरकार को रिपीट कर पाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी को चुकानी पड़ी गृह मंत्रालय विभाग की भारी कीमत, हाथ से निकल गए कई सारे अहम मंत्रालय। दरअसल बिहार में हुआ ये दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 101 सीटों पर लड़ी और 89 पर जीत गई। जनता दल यूनाइटेड 85 सीटें जीती। दोस्तों हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को ही बनाया। ऐसे में जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी को पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग देने पर मंजूरी दे दी, मोहर लगा दी। दोस्तों गृह विभाग जो पहले नीतीश कुमार के पास हुआ करता था, अब सम्राट चौधरी के पास पहुंच गया। बड़ी बात यह है कि इसके बाद जो अन्य मंत्रालय, बड़े अहम मंत्रालय थे, वो बीजेपी के हाथ से निकल गए। दोस्तों नीतीश कुमार ने कोई भी समझौता नहीं किया और बराबरी के आसपास बीजेपी को झटका लगा। दोस्तों जो वित्त मंत्रालय था, जो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत होता था, वो अब सम्राट चौधरी के पास से जनता दल यूनाइटेड के पास पहुंच गया है। साथ साथ कई सारे अन्य जो बड़े मंत्रालय थे वो भी खिसक गए बीजेपी के हाथ से। गन्ना उद्योग विभाग बीजेपी के नेता कृष्णानंद पासवान के पास था, ये विभाग अब सहयोगियों के पास चला गया है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के नेताओं के पास पहले पंचायती राज भी था, लेकिन अब वो आरएलएम पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास पहुंच गया है। तो लगातार अभियान जारी है। ऐसे में आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी सियासी हलचल एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। दोस्तों शनिवार शाम को कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दोस्तों इसके बाद सीएम सिद्धरमैया ने बताया कि मीटिंग में स्थानीय निकाय चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और अब आला कमान हाई कमान जो भी कहेगा उसको हम मानेंगे। जानकारी के मुताबिक खड़गे ने सीएम सिद्धरमैया को दिल्ली तलब किया। दोस्तों बैठक में कर्नाटका की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी और बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया नवंबर के अंत तक दिल्ली आ सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों दिल्ली में नेताओं की लगातार चर्चा चल रही है और ये ज्यादातर जो चर्चा है वो पार्टी में मंत्री मुख्यमंत्री को लेकर चल रही है, यानी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उनमें किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और किस तरीके से काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया में खबरें चल रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका में गिर जाएगी। दोस्तों कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि सरकार गिरने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया कट्टर कांग्रेसी है। जिसे डीके शिव कुमार को भाजपा ने जेल में भिजवाया था, दोस्तों उनको लगता है कि डीके शिव कुमार आज बीजेपी की सरकार बनवा देंगे कर्नाटका में। और वैसे भी बीजेपी के पास अगर अच्छा खासा नंबर होता, खुद का संख्या होता, तो बीजेपी वाले इधर हाथ पैर मारते, क्योंकि पिछली बार जनता ने इतना बुरा हाल भाजपा का कर दिया दोस्तों, 60-65 सीटों पर निपटा दिया कि अब बीजेपी तमाम कोशिश के बावजूद भी 112 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुसलमान लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, अमेरिका के अंदर भी मेयर बन सकता है, लेकिन भारत के अंदर नहीं बन सकता। मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ी बात कही है दोस्तों। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया के कई बड़े शहरों के अंदर मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय का कुलपति यानी वाइस चांसलर तक नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे कुछ लोग अगर वाइस चांसलर बनते हैं तो फिर उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उनके साथ क्या बदसलूकी होती है सबको पता है। ऐसे में दोस्तों अरशद मदनी के द्वारा कहे गए इन शब्दों पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। मौलाना अरशद मदनी काफी ज्यादा बड़े मुस्लिम समाज के नेता है दोस्तों, उनके बयान का दूर तक असर होता है। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ लोग तो हिम्मत जुटाकर अब असली मुद्दों पर बोलने लगे हैं। दोस्तों खबर एक सामने आई है जिसके अनुसार
दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर कीर्ति सेनन की ओर से एक बयान आया दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ करने की जरूरत है, काफी ज्यादा खराब एनवायरमेंट हो चुका है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी प्रदूषण जैसी समस्याओं के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इतना गंभीर मुद्दा है दोस्तों, इसके बावजूद बीजेपी सरकार के पास कोई क्लू नहीं था उनको क्या करना है। इससे पता चलता है कि सरकार के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, ये केवल हवाई बातें करते हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इन बैकलॉग से निपटने और विवाद को सुलझाने के लिए मीडिएशन को बढ़ावा देना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि न्यायपालिका के काम करने के तरीकों में बड़े बदलाव आने चाहिए और लोगों को न्याय दिलाना ये न्यायपालिका का सबसे सर्वप्रथम काम होता है। सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस की संख्या 90,000 के पार हो चुकी है। मेरी पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये पेंडिंग केस है, इनको निपटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर दोस्तों BR गवई के बाद अब सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत आ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत वही जज है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को कई बार आईना दिखा चुके हैं। उम्मीद है कि वो अपने पुराने स्टैंड पर बरकरार रखेंगे, उसी तरीके से देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सारे संभव प्रयास करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि SIR पर उनका एक बड़ा निर्णय आना चाहिए और वक्त कानून को लेकर, संशोधन कानून को लेकर जो अंतिम आदेश देना बाकी रह गया है उस पर भी जल्द निर्णय आएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की परिवर्तन अब जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इससे उम्मीद ये करें कि बेहतर होगा, वरना तो कई सारी स्थिति सामने आती है, कई सारी स्टोरी सामने आती है और मामला एकदम फंस जाता है। अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा हमारे साथ लगातार। जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।